पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की हुकूमत ने एक साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब इस मनी लॉन्ड्रिंग के गोरख धंधे के बारे में, जिसके मास्टरमाइंड इसहाक डार साहब करार पाए थे, क्या कहते थे, आइए देखते हैं। एक ट्रस्ट जो कि एक सऊदी नेशनल के नाम बनाई गई, जो कि इसहाक डार साहब की बीवी का भतीजा है, और उसके थ्रू मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स लॉन्ड्रेड किए गए और वो उसको सऊदी अरेबिया में अरेस्ट किया गया 1 साल के लिए। कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अब इस एफिडेविट में इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैंने ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है मैंने मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पे की। ये सारे के सारे एक ट्राइपॉड, एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे थे, जिसमें मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब। जी नाज़रीन, और जब अपोजिशन ने सवालात दिए थे, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में वो सवालात पेश हुए, तो उसमें शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का और जो असासा जात इन्होंने बनाए उसका फाइनेंशियल मास्टरमाइंड किसको करार दिया गया? किसी और को नहीं। सवाल नंबर 45 में इसहाक डार को इस सारे गोरख धंधे का फाइनेंशियल मास्टरमाइंड करार दिया गया। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान से बाहर। जहाँ तक मेरे बेटे हैं उनको उनका लॉफुल बिजनेस है, वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है। दुबई के कानून और दुबई की हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड है। जो मैंने उनको कैपिटल दिया था वो उनका बुनियादी सरमाया था। जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अब हमारा वो मुआशरा है कि हम बच्चों से नहीं पूछते कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बरकत दी है। इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने जब अदालत में खड़े होकर कहा कि इसहाक डार का इतराफी बयान कागज का एक टुकड़ा है, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा सबूत है जिसकी कभी तहकीकात नहीं की गई। और इस बात को तक़वियत काजी खानदान के उन दस्तावेजात से मिलती है जो कि मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से उनको 90 की दिहाई में लिखे गए। इसहाक डार के इतराफी बयान को अगर बगौर पढ़ा जाए तो उसमें सईद अहमद, मौजूदा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के अलावा एक और किरदार का भी जिक्र आता है, और वो किरदार है मूसा गनी। क्या हसीन इत्तेफाक है, ये क्या चमत्कार है कि इसहाक डार ने अपने गलत बयान में जो गलत बयानी की, उनकी गलत बयानी को गलत साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक दस्तावेज मौजूद है जो चीख कर कह रहा है कि इसहाक डार का बयान सच है। पनामा पेपर्स में शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत आने के बाद इसहाक डार के इस इतराफी बयान की हैसियत किसी भी तहकीकात में बहुत अहम है, और शायद यही वजह है कि ऑपोजिशन के सवाल नंबर 45 में इसहाक डार को शरीफ खानदान के माली मामलात का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। जी नाज़रीन, और साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार लतीफ़ खोसा इसहाक डार साहब के हवाले से और इनके इस बयान के हवाले से क्या कहते हैं, जिसमें पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स इन्होंने बताई थी, आइए देखते हैं। इसहाक डार साहब के कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ ज़रा पढ़ लें तो फिर आपको और भी वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो जुडिशल कन्फेशन है, मैं उस अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था और मैंने उस तफ्तीशी को बुलवाया। मैंने कहा कि तुमने कौन सा अरबा इस्तेमाल किया था, तो कहता कसम खुदा की खोसा साहब हाथ भी नहीं लगाया। हमने कहा कि हमारे पास तमाम अदरवाइज इंफॉर्मेशन और सबूत मौजूद है, अगर आप मेहरबानी करें तो हमारा काम भी आसान होगा, आप अगर सच बता दें। तो कहता है जी इसहाक डार साहब ने कहा मुझे जहाँ ले जाना है ले चलो, मैं बयान देने को तैयार हूँ। और उन्होंने जो है वहाँ 45 सफ़ों का जुडिशल कन्फेशन रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने तमाम ये तफसील जो है लिखी है कि किस तरह पैसा जो है किकबैक, कमीशन या काला धन या जिस तरह से भी है। लतीफ़ खोसा साहब, सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या जिस एफिडेविट की आप इसहाक डार साहब के बात कर रहे हैं वो आज 2016 में जो एविडेंसेस पनामा लीक्स में सामने आए हैं उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं, उसे फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को उसको कोरॉबोरेट कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को कोरॉबोरेट। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा था कि अगर देखना, और BBC में जब इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया था तो क्या कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, आइए देखते हैं। जो सबसे बड़ा बीमारियों की जड़ है ना, जिससे कैंसर भी फैलती है, हार्ट डिजीज भी, ब्लड प्रेशर भी, डायबिटीज भी, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। और अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ट टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट
उसने कहना था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी है तो उससे हो जाना था। झूठ पे झूठ बोलने जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा इसहाक डार साहब आपको स्ट्रेस में तो नहीं लग रहे? वज़ीर आज़म कहते हैं स्ट्रेस देखना हो तो ये BBC के इंटरव्यू में देखें। आपको लगता है कि दोबारा स्ट्रेस में कुछ? तो देखिए कुछ स्ट्रेस तो नजर आ रहा है, लेकिन ये वो स्ट्रेस में बॉडी करते आ रही है। BBC का इंटरव्यू स्ट्रेस है। उसके बाद आप वो देखें जब इनको कुछ जेन्युइन रिपोर्टर्स ने पकड़ लिया कि आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझे जब मेरा डॉक्टर कहेगा मैं तब चला जाऊंगा। या वो 2016 का क्लिप है जब उनके बच्चों की जायदादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चों से, उन्होंने कितना सरमाया कमा लिया हम नहीं पूछते। और ये चीज़ शहबाज शरीफ साहब भी तसल्लुल से कहते रहे कि हम अपने बच्चों से नहीं पूछते। और जब लंदन में बेटे के एक छोटे से अकाउंट का AF4 रिलीज हुआ जो कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो इनकी बातों में भी मंतिक नहीं है कि दो बातें आपस में नहीं मिलती। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन हवाले से अपने इस अज़्म का इजहार किया कि वो रूल ऑफ लॉ और कानून की जंग लड़ते रहेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी जुर्म करें, ये इस मुल्क का कानून उनको पकड़ नहीं सकता। वो जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। इस्लाम में ये जो तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा परफॉर्म करता था, जो जनरल वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी का राइट नहीं था कि हमें सिर्फ बड़ा ओहदा मिलता है। जी नाज़रीन, आपने सुना। और जब मेरिट की खिलाफ वर्जी होती है तो इसहाक डार साहब जैसे, जिन्हें अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कहा कि फाइनेंशियल मास्टरमाइंड थे करप्शन के, काजी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग के, अदालतों के फैसले मौजूद हैं और ऐसे अशखास हुकूमत करने पाकिस्तान आ जाते हैं, इन लोगों को बचाता कौन है? 3 साल से आप एहतसाब की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेजा, शहबाज शरीफ साहब के केसेस आपसे चल नहीं रहे, इसहाक डार साहब वापस नहीं आ रहे, और वज़ीर आज़म आज भी अपने अज़म का इजहार करें कि आखिरी वक्त तक ये जंग लड़ेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने शहबाज शरीफ वाले केस में कहा था कि सिस्टम और प्रोसेस जो हैं वो कंप्रोमाइज हैं। तो ये कैसे सही होंगे कंप्रोमाइज सिस्टम्स और इन लोगों की जो पुष्पनाई करते हैं लोग? देखिए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल सही इस बात की निशानदेही कर दी है। सिस्टम बनाता कौन है? सिस्टम देखिए, तकरीबन 30 साल से 2 खानदान कह लें, 2 पार्टियां कह लें, उनकी हुक्मरानी रही। अब 30 सालों में जो निज़ाम का इन्होंने कैप्चर किया है वो हमसे तवक्को की जा रही है कि उसकी सफाई हम 3 सालों में कर लें, और एक ऐसे माहौल में सफाई कर लें जब पार्लियामान में हमारी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है जिससे हम वो कानून साजी कर सकें जो हमारे मंशूर के ऐन मुताबिक हो और ये निज़ाम बेहतर हो। लेकिन और जो नैब ऑर्डिनेंस आए हैं जिस पे अपोजिशन मेरी राय में वजह तौर पे करिए अपनी हुकूमत को आप नारो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि ये सारी कमीशन रिपोर्ट्स बनी थी, इन सब में आप क्लीन चिट दे रहे हैं? एक भी क्लीन चिट नहीं है। मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है अर्शद। जो नैब ऑर्डिनेंस आया है, आप चलें इस पर आपके साथ फिर डिटेल में बात करेंगे। प्रोफेसर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। फर्दर चीज़ें आपको बताएंगे इसहाक डार साहब के हवाले से इंशाल्लाह आइंदा।